आप सभी साथियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल दिल्ली विनायक सेवापुरी वाराणसी में कार्यरत हूँ। साथियों, अभी 9 से 11 जनवरी 2023 में राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज में उच्च प्राथमिक स्तरीय हमारा पर्यावरण विषयक आधारित मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आइए हम आप सभी को हमारा पर्यावरण विषयक आधारित इस प्रशिक्षण में हमने जो कुछ सीखा आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, यह प्रशिक्षण प्राचार्य श्री नवल किशोर जी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी, हमारे सभी विद्वान प्रशिक्षक डॉक्टर सुनील तिवारी जी, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, श्री आलोक मिश्रा जी, श्री गजेंद्र सिंह और साथ ही साथ संचालन कर रहे योगीराज सर जी, आप सभी को सादर अभिवादन एवं प्रणाम। और सभी अपने उन साथियों को जो कई जनपदों से राज्य शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण लेने आए, इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्वान प्रशिक्षक साथियों ने हम सभी को अपने 3 दिवसीय सेशन में हम सभी प्रशिक्षणार्थियों को बहुत कुछ पर्यावरण से आधारित अपने सेशंस में को बहुत ही रोचक तरीके से पीपीटी के माध्यम से, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से हम सभी को पर्यावरण के बारे में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में हम सभी को में समझ विकसित कराने का प्रयास किया। तो साथियों, आइए मैं आपको 3 दिवसीय इस हमारा विषयक पर्यावरण में हमने जो कुछ सीखा है और सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, जो प्रथम दिवस रहा उसमें हमारे प्रशिक्षक डॉक्टर सुनील तिवारी जी ने वन क्षेत्र के बारे में बताया। वन क्षेत्र क्या होता है? वास्तव में वह स्थान जहाँ पर वृक्षों का घनत्व अधिक होता है। वास्तव में उन्होंने इसके अर्थ को और वन्य जीव यानी वनों में जो जीव पाए जाते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव उसे कहेंगे जो वास्तव में हमारे परिवार में नहीं रहता है, पालतू नहीं रहता है, यानी जो गैर पालतू होती हैं वह वन्य जीव कहलाती हैं। उन्होंने वन्य जीव के लाभों को और उसके संरक्षण के प्रयासों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो पूरे वैश्विक स्तर पर और हमारे भारत में जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ में दूसरे सेशन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी की तरफ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र, आहार श्रृंखला का जाल और उन्होंने कहा कि जो हमारा जीवों का वातावरण होता है ना, उसके साथ जो जैविक और अजैविक घटकों जो पारस्परिक संबंध होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और साथ में इकोसिस्टम की जो संकल्पना थी उसे सबसे पहले एजी टॉन्सले ने 1935 में दिया था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है हमारा इकोसिस्टम, जिसमें अजैविक घटक यानी कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा और अजैविक घटक जिसमें हमारे उत्पादक यानी पेड़ पौधे, उपभोक्ता हमारे जो जीव जंतु होती हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी सर्वाहारी के रूप में एक उनका एक पूरा हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है, जाल होता है। और ये जो जाल होता है ना, और इसी जाल को तो हम कहते हैं आहार श्रृंखला, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और जो हमारा डिकम्पोजर्स होते हैं उनका एक आपसी जो एक जाल बना होता है। और मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से इसमें हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है और वो जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स का एक जाल होता है, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आलोक त्रिपाठी सर ने इस सेशन को हम सभी को बताया। और मैं आपको लिए चलता हूँ आलोक मिश्रा सर के उस सेशन की तरफ जो प्रथम दिवस का था, जिसमें उन्होंने जल के स्रोत
जल के स्रोत यानी कि जो हमारा भूमिगत स्रोत है, जो सामान्य माने कि समुद्री स्रोत है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जल के स्रोतों के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पृथ्वी पर 97% समुद्री जल पाया जाता है, केवल 3% जल, जिसमें 1% जल ही हमें पीने के काम आता है। साथियों, उन्होंने ये भी बताया कि हम सभी साथियों से उन्होंने कहा अपने से जल के स्लोगन को लिखने के लिए। हम सभी प्रतिभागियों ने जल के स्लोगन को लिखा और समूह में प्रस्तुति भी किया, जैसे जल बचाओ तो कल बचेगा। और इस प्रकार से उन्होंने गतिविधियों की प्रस्तुति भी कराया। और हम आपको अब लिए चलते हैं गजेंद्र सिंह की क्लास में। गजेंद्र सिंह सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृतिक संसाधनों और इसके प्रकारों के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारा जो स्रोत है, जो जो स्रोत है वो किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी होता है। माने ऐसे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम दिन का सेशन रहा। बहुत अच्छे तरीके से हम सभी ने इस सेशन में वन क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, आहार श्रृंखला व जाल और जल के स्रोत और इसके संरक्षण के बारे में, और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों प्रकारों के बारे में हम सभी लोगों ने जाना। अब हम आपको लिए चलते हैं साथियों द्वितीय दिन के सेशन की तरफ। द्वितीय दिन के सेशन वैसे ही प्रशिक्षण में प्रार्थना, अभियान, गीत और प्रतिवेदन से स्टार्ट हुआ। और इसके बाद जो डॉक्टर सुनील तिवारी जी का सेशन था, उसमें उन्होंने वन्य जीवों के बारे में बताया कि जो जंगली जानवर होते हैं, शेर, बाघ, चीता और चिड़िया, और उन्होंने भी बताया कि ये जो वन्य जीव हैं, तो लेकिन जब जो ही मानव ने अपना विकास किया, तो विकास के इस दौर में मानव ने क्या किया कि प्रकृति का दोहन शुरू किया, वनों को काटना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो वन्य जीव थे, उनके विलुप्ति का कारण हम सभी मानवों का अवैध शिकार था साथियों। इस प्रकार से सर ने वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में भी, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना पे उन्होंने बात किया। बताया कि ये जो हमारे अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ, ये वन्य जीवों को वहाँ ला जा करके उनको वैसा ही आवास, उनको वैसा ही हैबिटेट दे करके उनको संरक्षित किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने सर हम सभी प्रतिभागियों के समक्ष तंबोला के माध्यम से वन्य जीवों के को छाटने के लिए कहा, और हम सभी को एक टाइम में के अंतर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। बहुत अच्छा लगा, और उसमें हमारी टीम यानी प्रथम आई थी। और इस प्रकार से साथियों सर ने पीपीटी और संवाद के माध्यम से बहुत अच्छा सेशन चलाया था। साथियों अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे दिन के दूसरे सेशन की तरफ, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी की तरफ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऊर्जा प्रवाह, आपदा जो प्राकृतिक और मानवीय होता है, उन्होंने बताया कि पूरी प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम जो लिंडमैन ने 1942 में दिया था। कहने का मतलब कि जो हमारा प्रकृति में जो भी उत्पादक उपभोक्ता का जो एक फूड चेन चलता है, उसमें सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा निकलती है, वो केवल लास्ट टॉपिक लेवल तक केवल 10% ही पहुंच पाती है। और इस प्रकार से उन्होंने आपदा के बारे में भी बताया कि अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को हम आपदा कहते हैं। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया पीपीटी के माध्यम से। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इस पर बहुत अच्छे से उन्होंने चर्चा पर चर्चा किया। हम सभी साथियों के साथ मिलकर के समूह कार्य भी कराया, उन्होंने बातचीत संवाद भी कराया। बहुत अच्छा लगा सर का सेशन। और अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे दिवस के तीसरे सेशन की तरफ, आलोक मिश्रा जी की तरफ। आलोक मिश्रा जी का जब सेशन आया तो उन्होंने जल संचयन और उसके पुनर्भरण पर बात किया। साथियों जल संचयन के लिए उन्होंने बताया कि इसका उपयोग क्या होता है, कृषि कार्य के लिए होता है, विद्युत ऊर्जा बनाने में होता है, नाभिकीय संयंत्र में शीतलक के रूप में यूज किया जाता है, घरेलू कार्यों में, मनोरंजन के लिए, साफ सफाई के लिए हमारे जल का उपयोग होता है। साथियों जल 70% भाग पृथ्वी का जल से घिरा होता है, और हमारे शरीर में भी 70% भाग बिना जल का हमारा माने कि जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, बिना जल के हम नहीं कार्य कर पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द वाटर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि वर्षा का जल धरती में
क्या होता है, जाने की प्रक्रिया को कहते हैं पुनर्भरण की प्रक्रिया कहते हैं। सर ने भी बताया कि प्राकृतिक रूप से कुआं, तालाब और कृत्रिम रूप से मानव अपना हैंडपम्प, समरसेबल लगा करके काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा वाटर लेवल भी क्या होता है, एकदम नीचे चला जा रहा है। अगर ऐसा होता रहेगा तो वाटर लेवल घटेगा, तो जब जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी, जो हमारे ढेर सारे जो क्रियाकलाप जल पर निर्भर है, जैसा कि कहा जाता है वाटर इज आवर लाइफ, विदाउट वाटर आवर लाइफ इज नथिंग। तो वो किस प्रकार से सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सेशंस को लिया। और इस प्रकार से गजेंद्र सिंह का जब सेशन आया तो उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसे हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हमारा सौर ऊर्जा, और इस समय जो हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी एक वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने अनवीकरणीय ऊर्जा का, जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि जो हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इससे हमारे वातावरण में साथियों वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से हमारा जो माने कि एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो साथियों इसे उन्होंने ये बताया कि आप सभी को ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि आप अपने जनपदों में जाकर के सारे मास्टर ट्रेनर को आप प्रशिक्षित कीजिए, और वो सारे मास्टर ट्रेनर सब जो भी विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पर्यावरणीय शिक्षा को दे रहे हैं, अपने बच्चों को अभी से ही जागरूक करें। जब जागरूक करेंगे तो निश्चित, क्योंकि निश्चित तौर पे आज वास्तव में पर्यावरणीय संकट है साथियों, तो निश्चित तौर पे पर्यावरणीय शिक्षा की ज़रूरत है हमें। जो क्लास 6 7 है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्लास 3 4 5 से ही एक पर्यावरण का चल रहा है, वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चों को भी एक गतिविधियों के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार सर ने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा पर चर्चा किया, गतिविधियाँ भी कराई, रोल प्ले भी कराया। और अब हम आपको लिए चलते हैं साथियों तीसरे दिवस यानी 11 जनवरी 2023 के सेशन की तरफ। साथियों डॉक्टर सुनील तिवारी सर ने पुनः वही जो हमारे ट्रेनिंग का जो एक औपचारिकता होता है ना, प्रार्थना, अभियान, गीत और प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन साथियों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रतिवेदन निश्चित तौर पे एक प्रशिक्षक के लिए, एक प्रतिभागी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज होता है। और इस दस्तावेज में हम सभी साथियों को निश्चित तौर पे जो हमने विगत दिवस में जो कुछ भी हमने सुना, जाना, समझा, उसे एक निश्चित तौर पे एक लिख करके हम प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारा रिकैप हो जाता है। तो साथियों हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर सुनील तिवारी सर के उस सेशन की तरफ, जिन्होंने तीसरे दिन हम सभी के सामने पर्यावरणीय असंतुलन के कारणों एवं उसके प्रभावों के बारे में उन्होंने बातचीत किया। बहुत अच्छे तरीके से सर ने हम सभी एक एक लोगों से उन्होंने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। हम सभी ने अपनी बात को रखा, और उन्होंने और हम सभी ने बताया, निष्कर्ष रूप में आया कि जो हमारा पर्यावरणीय असंतुलन है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण। और इसके हानि और उपायों के बारे में उन्होंने हम सभी से बातचीत किया। उन्होंने पर्ची पर लिख करके हम सभी को बांटा, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैसे पर्यावरण संतुलन होता है उस पर बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक लिया। और इस प्रकार से पर्यावरणीय संतुलन के उपायों के बारे में भी उन्होंने हम लोगों से बात की। साथियों इस प्रकार से हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी सर के क्लास में, जिनका था डिजास्टर मैनेजमेंट। सर ने बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी के माध्यम से उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। देखिए, आपदाएं कब आ जाएगी, तो ये तुरंत होती है, विध्वंसकारी घटना होती है, चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे सुनामी के रूप में, चाहे बादल फटने के रूप में, चाहे बाढ़ के रूप में। तो निश्चित तौर पे हमें, हम सभी को, और निश्चित तौर पे अभी भी देखिए जोशीमठ है उत्तराखंड में जो समस्या आई आपदा प्रबंधन की, कि निश्चित तौर पे अगर नहीं हटेंगे तो वहाँ का पूरा वो जो एरियाज है सब, वो जो वहाँ पे भूकंप आ रहा है, भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही जन और धन की हानि होगी। तो निश्चित तौर पे आपदा प्रबंधन सर ने हमें लोगों को एक ट्रिक बताया, PRRP। पी का मतलब कि प्रिपेयर्डनेस, यानी हमें आपदा के आने के पहले ही हमारे पास वो तैयारी होनी चाहिए। जैसे आग लगता है तो आग के पहले ही हम सभी अपने स्कूल में या सिनेमा घरों में या जगह बड़े बड़े माल होते हैं वहाँ पे रखा रहता है ना आग बुझाने वाली जो यंत्र होती है। तो
तो निश्चित तौर पे आपदा के लिए सबसे पहले पी का मतलब प्रिपेयर्ड, यानी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा है भूकंप आता तो उसके लिए हम क्या करें, बाढ़ आता तो क्या करें, सुनामी आती है तो क्या करें, मैंने विभिन्न प्रकार के आपदाओं के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी के अपनी तरीके होते हैं। दूसरा होता है आर, यानी रिस्पांस एंड रिलीफ रिकवरी, यानी जो उसके जब आ जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उससे राहत हम कैसे करेंगे। और सेकेंड आर के लिए है और रिहैबिलिटाइजेशन था, पुनर्वास। तो यानी कि अगर बाढ़ आ गया तो वहाँ के लोगों को हम कहाँ माने कि लेकर जा कर के उनकी रहने के लिए, खाने के लिए, दवाएं, ये सब की व्यवस्था करेंगे। सरकार भी करती है, कुछ एनजीओ भी करती है। तो साथियों निश्चित तौर पे, और लास्ट में आता है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। आपदा के बाद, अब आप जाएँ, जब बाढ़ खत्म हो जाती है, सुनामी खत्म हो जाती है, भूकंप खत्म हो जाता है, तो उससे जो धन हानि होता है, तो उसके बाद हम उसका माने कि कैसे हम क्या करें कि न आए, इसकी रोकथाम के लिए भी सर ने भी बताया कि आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की तैयारी की राहत और उसकी जानकारी होनी चाहिए और जागरूकता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपदा प्रबंधन के बारे में PRRP के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। और साथियों, श्री आलोक मिश्रा जी का जब सेशन आया तो उन्होंने ऊर्जा के स्रोत और सतत विकास की बात किया। तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी से ही रिस्पांस लेकर के अपनी सेशन को चलाया कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कैसे होता है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे वातावरण में जो नवीकरणीय, जो असीमित और अनवीकरणीय जो सीमित ऊर्जा के स्रोत है, उससे हम सभी कोई न कोई अपना कार्य करते रहते हैं साथियों। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भी संसाधन है, जो भी ऊर्जा के स्रोत है, हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं हमें आता है। जैसे सतत विकास पर उन्होंने सर ने बात किया कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर के सतत विकास की बात की जा रही है। और साथियों सतत विकास जो है यह 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो ब्रंट लैंड रिपोर्ट था, आवर कॉमन फ्यूचर्स के रूप में, वहाँ से सतत विकास की जो अवधारणा लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें 17 लक्ष्य हैं, इसमें भी एक पर्यावरण को संरक्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बहुत अच्छे तरीके से कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का कैसे हम उपयोग करें, न्यायसंगत उपयोग हो और उसका संरक्षण करें और उचित प्रबंधन करें। और साथियों अब हम आपको लिए चलते हैं गजेंद्र सिंह के तीसरे दिवस के उस ट्रेनिंग सेशंस के दौरान। सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण के बारे में, कैसे अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं, कचरे होते हैं, उनका किस प्रकार से कूड़ेदान में हम उसका नीला डिब्बा और हरा डिब्बा में हम कैसे उसका यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जोड़ दिया कि जो हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का उसका वो करेंगे। और साथियों उन्होंने 4R विधि बताया, मैंने R1, उन्होंने ये भी गतिविधि बताया कि अगर 4 बच्चों को आप R1, R2, R3, R4 बना दीजिए और फिर उसको उन्हें के सारे बच्चे सुने देखें, तो जैसे एक R1 का मतलब होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इस प्रकार से साथियों 3 दिवसीय ये जो ट्रेनिंग था हमारा पर्यावरण विषयक, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में दीप्ति मैम ने हम सभी को बहुत प्यारा सर्टिफिकेट भी दिया, सारे प्रतिभागियों को ये सर्टिफिकेट भी मिला। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक हमने और मैंने भी अपने द्वारा लिखित जो दीवार स्वप्न की आधारशिला थी मैम को दिया, सभी प्रतिभागियों को हमारा पर्यावरण संरक्षण के रास्ते, जो ये प्रकृति के आंगन में, इस मलय जी द्वारा संपादित इस किताब में जो मेरा एक आर्टिकल्स है, उसे मैंने सभी साथियों को मैंने दिया। बहुत अच्छा लगा 3 दिन का जो ये आवासीय ट्रेनिंग था साथियों, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित तौर पे हमारे बनारस जनपद में मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता और हमारे साथ ARP श्री संजय कुमार गिरी जी सेवापुरी और श्री विकास श्रीवास्तव जी, हम सभी 3 लोग मैंने कि राज्य शिक्षा संस्थान के गेस्ट हाउस में रुके, 3 दिनों का प्रशिक्षण लिया, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित तौर पे जब हम अपने बनारस जनपद में सारनाथ इस ट्रेनिंग को अपने जनपद वाराणसी में इसको आयोजित करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो कुछ हमने सीखा है उस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में हमारे प्रशिक्षकों ने हमें जो कुछ बताया है, हम अपने जनपद वाराणसी में
सभी शिक्षकों को ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। और ये भी, और साथियों मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का यही लक्ष्य ही रहा कि सभी मास्टर ट्रेनर अपने जनपद के ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर को कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाए जाने वाले हमारा पर्यावरण विषय के पाठों में जो भी लर्निंग आउटकम है, उसकी अवधारणाओं की जानकारी और समझ का विकास कराएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये साथियों की, ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर अपने ब्लॉक के सभी जूनियर हाई स्कूल के सभी पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को पर्यावरणीय विषय के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी गतिविधियों और TLM के द्वारा एक पर्यावरणीय जो हमारा एक समझ है उसको आओ पर्यावरण बचाएं, निश्चित तौर पे पर्यावरण को बचाना हम सभी का मानवीय दायित्व है। और साथियों लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा महत्व है साथियों कि हमारे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चों में पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण की जानकारी और उनके संरक्षण के बीज को हम बो सकते हैं। साथियों चलते चलाते, और मैं इसे YouTube पे पर जो हमारा चैनल है श्रवण गुप्ता कॉन्सेप्ट मैपिंग, उसको आप ज़रूर इसको देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों चलते चलाते मैं आप सभी को पर्यावरण के प्रति एक मैसेज देना चाहता हूँ, और मैसेज है, और डॉक्टर बहुगुणा जी का जिन्होंने जो जो जीव पर्यावरण का मंत्र दिया था वो है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो साथियों बहुत ज़रूरी है पर्यावरणीय शिक्षा की, और निश्चित तौर पे पर्यावरण बचाओ तभी जीवन बचेगा। जय हिंद, जय भारत।